so many pieces all back together now. What's your vision? हेलो एंड वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास बिजनेस स्टडीज। इस क्लास में हम करेंगे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर डायरेक्टिंग की केस स्टडीज। लेकिन केस स्टडीज करने से पहले हम एक क्विक लुक बैक ले लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या था। तो देखो, हमने डायरेक्टिंग का मतलब समझा था कि डायरेक्टिंग वो प्रोसेस होता है ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, कोचिंग, काउंसलिंग पीपल और एम्प्लॉयज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फिर हमने देखा था कि डायरेक्टिंग के क्या फीचर्स होते हैं, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस होती है। फिर हमने देखा था कि जो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं और हमने उनकी इन डेप्थ इन डिटेल स्टडी करी थी। सो अब जैसे कि हमने डायरेक्टिंग चैप्टर की एक रिविजन ले ली है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी केस स्टडीज। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी केस स्टडी नंबर 1 के साथ और हम स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 1। हम एंडिंग से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि केस स्टडी में क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है या हमें क्या सर्च करना है। तो वो कहते हैं, स्टेट द फीचर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यूज्ड बाय द सीईओ। हमें एलिमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताना है जो सीईओ ने यूज करा। तो हम देखते हैं हमारी केस स्टडी हमें क्या दी गई है। हम अपना पेन लेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, उनको अंडरलाइन करेंगे। सो हमारी केस स्टडी कहती है, Alpha Limited was dealing in renewable energy. To get the business, the team leader and his team used to travel to different states to give presentation to their clients. As per the policy of the company, the leader used to travel by air, whereas his team traveled by road or train. It was not only time consuming, but also at times forced female team members to travel alone. As a result, the subordinates were not acting in a desired manner to achieve organizational goal. तो हमने अब तक जो केस स्टडी पढ़ी है, हमने देखा कि जो अल्फा लिमिटेड थी वो रिन्यूएबल एनर्जी में डील करती थी, इसलिए उनको अलग अलग स्टेट्स में जाना पड़ता था अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए। बट लेकिन जो लीडर होता था वो ही सिर्फ अकेला प्लेन से ट्रैवल करता था और बाकी जो इसके सबॉर्डिनेट्स और बाकी एम्प्लॉयज़ होते थे वो रोड या फिर ट्रेन से ट्रैवल करते थे, जिसकी वजह से कई बार जो फीमेल एम्प्लॉयज़ होती थी, फीमेल सबॉर्डिनेट्स होते थे, उनको अकेले भी ट्रैवल करना पड़ता था। सो इसका रिजल्ट हुआ कि जो एम्प्लॉयज थे, जो सबॉर्डिनेट थे, वो डिजायर्ड वे में उस डिजायर्ड एक्शन में काम नहीं कर रहे थे जिनमें उन्हें करना चाहिए था ताकि उनका गोल अचीव हो सके। फिर आगे वो कहते हैं, द सीईओ केम टू नो अबाउट इट। ही कॉल्ड द टीम मेंबर, डिस्कस द मैटर विद हिम एंड डिसाइडेड टू चेंज द ट्रैवल पॉलिसी ऑफ द कंपनी. It was decided that all the members, including the leader, would travel together in future and would usefully utilize the traveling time in discussion with the subordinates about presentation to be given to the clients. तो सीईओ को जब पता चला इस प्रॉब्लम के बारे में तो उसने आके ये प्रॉब्लम सॉल्व करी और उसने कहा कि इन फ्यूचर जब भी कोई ट्रैवल होगा तो वो कंपनी के सारे एम्प्लॉयज साथ में इकट्ठे करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लीडर अलग जा रहा है तो सारे एम्प्लॉयज अलग जा रहे हैं, साथ में करेंगे और साथ में सबॉर्डिनेट्स के साथ डिस्कशन करेंगे, उनकी एडवाइसेस लेंगे, उनकी सजेशंस लेंगे कि और अच्छी प्रेजेंटेशन वो कैसे दे सकते हैं। दिस मेड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड एवरी मेंबर ऑफ द टीम स्टार्टेड एक्टिंग इन अ मैनर एज डिसाइडेड बाय द टीम लीडर। तो इससे क्या रिजल्ट हुआ, इससे हमें एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पता चली कि उन्होंने जब सोचा कि ये साथ में ट्रैवल करेंगे, साथ में उनके सजेशंस लेंगे, डिसीजन लेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो ईच एंड एवरी मेंबर था स्टार्टेड एक्टिंग इन द डिजायर्ड मैनर, जैसे कि उनका टीम लीडर चाहता था, एज द टीम लीडर वांटेड। सो देखो हमने यहाँ पे क्या नोट डाउन करा, हमने नोट डाउन करा कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ कि जो ईच एंड एवरी मेंबर थे वो उस वे में एक्ट करने लगे, उस वे में एक्शन करने लगे, एक्टिविटीज करने लगे जिस तरीके से उनका टीम लीडर चाहता था। तो हम याद करें तो ऐसा कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है जो एम्प्लॉयज को, जो सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है कि वो उस तरीके से बिहेव करें, उस तरीके से एक्ट करें, उस तरीके से एक्टिविटीज परफॉर्म करें जो उनका टीम लीडर या उनका सुपरवाइजर चाहता है, उनका जो सुपीरियर है वो चाहता है और वो अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, डिजायर्ड गोल्स अचीव करें। तो हम याद करें तो डायरेक्टिंग ऐसा फंक्शन है, डायरेक्टिंग ऐसा एक प्रोसेस है जो इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, इंस्पायर करता है लोगों को कि वो उस वे में काम करें जिस वे में उनके लीडर चाहते हैं और वो अपना डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करें। सो हमें यहाँ से इस लाइन से ये पता चला कि ये डायरेक्टिंग फंक्शन है। अब डायरेक्टिंग फंक्शन का क्वेश्चन हमें कहता है कि हमें आइडेंटिफाई करने फीचर्स
ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमने आइडेंटिफाई करा कि ये डायरेक्टिंग है। अब डायरेक्टिंग के हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, दैट आर 4 एलिमेंट्स, दैट इज मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट और डायरेक्टिंग हो सकता है जो सीईओ ने यूज करा? तो देखो हमने नोट डाउन करा था कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था जिसकी वजह से हर एक मेंबर उस तरीके से बिहेव करने लगा जिस तरीके से वो टीम लीडर चाहता था। तो इस लाइन ने, जो ये लाइन हमें पता चली है, दैट it was decided that all the members including the leader would travel together in future, would usefully utilize the traveling time in discussion with the subordinates about presentation to be given to the clients। मतलब कि जो सबॉर्डिनेट्स होंगे वो अपने सजेशंस देंगे, वो अपने एडवाइसेस देंगे जिनसे उनका मोरल बूस्ट होगा, वो मोटिवेटेड फील करेंगे आगे इन फ्यूचर जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा। This made a positive impact and each and every member of the team started acting in a manner as desired by the team leader। हमें पता चला कि उस वे में वो एक्ट करने लगे जो टीम लीडर जैसा चाहता था। तो टीम इस चीज़ से लोग मोटिवेटेड फील होने लगे। तो हम देखें तो ऐसा मोटिवेशन है डायरेक्टिंग का एलिमेंट जो लोगों को उस वे में स्टिमुलेट करता है एक्ट करने के लिए जो उनका लीडर चाहता है, जैसे ये एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहता है। तो हमें पता चला कि ये मोटिवेशन एलिमेंट है डायरेक्टिंग का। अब हम इसके, उन्होंने बोले फीचर्स बताने हैं, तो हमने बहुत से मोटिवेशन के फीचर्स पढ़े थे, उनमें से हम कोई लिख देंगे। उन्होंने बोला है तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, फिर हम उसको आगे एक्सप्लेन कर देंगे। सेकंड ऑफ ऑल हम लिख सकते हैं मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फिर हम इसको भी आगे फर्दर एक्सप्लेन कर देंगे जो हमने अपनी थ्योरी क्लास में पढ़ा था। फिर हम लिख सकते हैं मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको भी फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। देन हम एक और लिख सकते हैं मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फिर इसको भी हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। इन सब की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमने अपनी थ्योरी क्लास में पढ़ी थी। तो हमने देखा हमने अपनी केस स्टडी कैसे सॉल्व करी। सो अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट केस स्टडी। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट केस स्टडी और हम स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 1 के साथ कि क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहे हैं। वो कहते हैं आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म्ड बाय रीटा। तो हमें आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। सेकेंडली नेम द एलिमेंट ऑफ द अबव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प रीता टू इम्प्रूव स्मिता's बिहेवियर। तो हमें इसमें जब हम फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे तो हम आइडेंटिफाई करना है फर्दर वो उसका कौन सा एलिमेंट है। थर्ड इज स्टेट एनी 3 फीचर ऑफ द एलिमेंट आइडेंटिफाइड इन द अबव। जो हम एलिमेंट आइडेंटिफाई करेंगे हमें उसके फीचर्स बताने हैं। सो अब हम देखते हैं हमारी केस स्टडी हमें क्या कहती है। Smita had been working as an assistant manager with Johnson's Enterprises for the last 10 years. She was very popular among her colleagues because of her commitment and dedication towards the work. When the manager senior to her retired, all the colleagues thought that now Smita would be promoted. But to everyone's surprise, the vacant post was filled by an outside Mrs. Rita. स्मिता felt demoralized and her performance started declining. जो सोच रहे थे कि स्मिता को वो पोजीशन मिलेगी बट लेकिन वो रीटा को हायर कर लिया उस वैकेंसी के लिए। तो जो स्मिता थी उसको बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज फील होने लगी, उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो डिक्लाइन होने लगी। शी वुड एब्सेंट हरसेल्फ ऑफन एंड कुड नॉट मीट हर टारगेट्स। वो अपने आप को एब्सेंट करने लगी, वो अपनी कंपनी जाना ही नहीं चाहती थी। फिर वो कहते हैं मिसेज रीटा वॉज अ गुड लीडर। तो हमें यहाँ पे एक चीज स्पेसिफिकली गिवन है, दैट इज मिसेज रीटा वॉज अ गुड लीडर। फिर वो कहते हैं मिसेस रीटा वॉज अ गुड लीडर हु वुड नॉट ओनली इंस्ट्रक्ट हर सबॉर्डिनेट्स बट वुड ऑल्सो गाइड एंड इंस्पायर देम। तो हमें पता चला कि जो मिसेस रीटा थी वो अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट करती थी, उनको गाइड करती थी और उनको इंस्पायर भी करती थी। ये 3 वर्ड्स हमको स्पेसिफिकली गिवन है। फिर वो बोलते हैं शी नोटिस स्मिता's बिहेवियर एंड फेल्ट दैट हर परफॉर्मेंस कुड बी इम्प्रूव्ड। She started involving Smita in decision making related to the organization and made her a part of high level joint management committee। तो यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिकली गिवन है दैट उन्होंने स्मिता की परफॉर्मेंस को देखा और उन्होंने सोचा कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, तो उन्होंने स्मिता को पार्ट बनाया एज अ हाई लेवल जॉइंट मैनेजमेंट कमिटी। तो यहाँ पे हम एक चीज देखें तो यहाँ पे उन्होंने बोला पार्ट एज अ हाई लेवल जॉइंट। हाई लेवल जो स्मिता थी वो चाहती थी कि उसकी प्रमोशन हो बट लेकिन प्रमोशन नहीं होती तो उसकी वजह से वो डिमोरलाइज फील करती है और वो एब्सेंट होने लग जाती है, वो पंक्चुअल नहीं रहती। तो यहाँ पे उन्होंने यही चीज़ हमें स्पेसिफिकली गिवन है दैट उन्होंने हाई लेवल जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी का उसको पार्ट बनाया, उसको प्रमोट करा एक हाई लेवल पर ताकि पता चले कि उसकी जो नीड थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई हुई, जिसकी वजह से स्मिता वॉज नाउ पंक्चुअल इन ऑफिस एंड हर परफॉर्मेंस स्टार्टेड इम्प्रूविंग। तो यहाँ पे पता चला कि उसकी जो परफॉर्मेंस थी इसका रिजल्ट क्या हुआ, स्मिता जो थी
वो पंक्चुअल होने लग गई और एंड हर परफॉर्मेंस स्टार्टेड इंक्रीजिंग। सो उन्होंने हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म्ड बाय रीटा। तो हमने यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे थे वो हम देखते हैं हमने क्या पॉइंट्स अंडरलाइन करे। हमने देखा कि मिसेस रीटा वाज अ गुड लीडर। एक तो स्पेसिफिकली हमें लीडर वर्ड गिवन है, तो लीडर हमने कहाँ पढ़ा, अगर हम याद करें यहाँ पे हमारे माइंड में थोड़ा सा हाईलाइट आएगा कि लीडर हमने डायरेक्टिंग चैप्टर में पढ़ा था कि डायरेक्टिंग का एक पार्ट होता है, एक एलिमेंट होता है। फिर सेकंड चीज हमने देखा कि जो मिसेस रीटा थी वो अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट करती थी, गाइड करती थी और इंस्पायर भी करती थी। तो हम याद करें तो हमने ऐसी कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है जो कि अपने सबॉर्डिनेट जो अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करता है। ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है और इंस्पायर करता है। तो ये तीन वर्ड्स हमें जो स्पेसिफिकली दे रखे हैं ये हमें बताते हैं कि ये डायरेक्टिंग फंक्शन होता है, क्योंकि डायरेक्टिंग फंक्शन ही वो प्रोसेस होता है ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू अचीव द डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। उसकी डेफिनेशन में हमें ये तीन वर्ड्स दे रखे हैं। तो इन तीन वर्ड्स को देखते ही हमारा डायरेक्ट माइंड जाता है कि ये डायरेक्टिंग फंक्शन है। तो हमें फर्स्ट चीज पता चली दैट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म्ड बाय मिसेस रीटा इज डायरेक्टिंग। सेकेंड वो पूछते हैं नेम द एलिमेंट ऑफ द अबव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प रीटा टू इम्प्रूव स्मिता's बिहेवियर। तो हमने देखा कि ये डायरेक्टिंग फंक्शन था। डायरेक्टिंग फंक्शन के हमने 4 एलिमेंट पढ़े थे, मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन। तो अब इन चारों में से कौन सा एलिमेंट हो सकता है जिसकी वजह से रीटा को हेल्प मिली स्मिता का बिहेवियर इंप्रूव करने में। तो हमने यहाँ नोट करा था कि जो सबसे पहली चीज हमने नोट कर दिया मिसेस रीटा वाज अ गुड लीडर। तो हमें ये पता चला कि ये गुड अच्छी लीडर थी। तो उन्होंने उसकी जो नीड थी, स्मिता की नीड थी कि उसको प्रमोशन मिले, उसकी नीड उनकी समझी कि उसने देखा कि इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। तो उन्होंने उसको पार्ट बनाया एज अ हाई लेवल जॉइंट मैनेजमेंट कमिटी, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, स्मिता पंक्चुअल होगी और उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो हमें यहाँ पे देख के पता चला एक तो चीज हमें डायरेक्टली गुड लीडर गिवन है। तो एक गुड लीडर क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करता है, उनको गाइड करता है, उनकी नीड्स को समझता है, उनको फुलफिल करता है, उनके बिहेवियर को अच्छा करता है। तो यहाँ पे हमें ये सब चीजें गिवन है कि वो इंस्ट्रक्ट भी करती थी, गाइड भी करती थी, इंस्पायर भी करती थी, उनकी नीड्स को समझती थी, उनको फुलफिल करती थी, जिसका रिजल्ट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता था। और जो हमने देखा कि वो पंक्चुअल हो गई थी और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई थी। तो ये सब चीजें देख के हमें याद आता है कि लीडरशिप, जैसे कि हमें यहाँ पे लीडर ही गिवन है, तो लीडरशिप एक ऐसा एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग होता है जो ये सब चीजें करता है। तो हम अपने आंसर में लिखेंगे द एलिमेंट ऑफ द अबव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प रीटा टू इम्प्रूव स्मिता's बिहेवियर इज लीडरशिप। फर्दर हम लीडरशिप को आगे थोड़ा डिफाइन करेंगे कि लीडरशिप में हमने पढ़ा क्या है। थर्डली वो हमें बोलते हैं स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ द एलिमेंट आइडेंटिफाइड अबव। तो लीडरशिप के हमने बहुत से फीचर्स पढ़े थे, उनमें से कोई भी 3 फीचर्स ऑफ एलिमेंट हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो हमें कोई भी 3 फीचर्स लिखने हैं और हम लिख सकते हैं दैट इज हमने जो पढ़े हैं कि लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर, लीडरशिप इंडिकेट्स एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर्स। तो हम ये 3 फीचर्स ऑफ लीडरशिप लिख के इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट केस स्टडी। सो हमारी नेक्स्ट केस स्टडी क्या कहते हैं, अब हम वो देखते हैं। वो कहते हैं फ्रॉम द अबव पैरा क्विट लाइंस दैट इंडिकेट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हमें पैराग्राफ में हमें डायरेक्टली गिवन है कि हम पैराग्राफ में से लाइंस उठानी है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है या फिर वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। सेकेंडली वो हमें बोलते हैं स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये भी बहुत डायरेक्टली गिवन है। थर्ड इज आइडेंटिफाई एनी 2 वैल्यूज दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड टू द सोसाइटी इन द अबव केस। तो हमें वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है जो कम्युनिकेट करिए टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो हम अपनी केस स्टडी देखेंगे, वहां से लाइंस उठाएंगे जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं। अरुण इज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी इन गुड़गांव. He was running temperature for the last many days. When his blood was tested, he found positive for dengue with a very low platelet count. Therefore, he was admitted in the hospital and a blood transfusion was advised by the doctors. One of his colleagues sent a text message about it to his immediate superior, Mr. Narayan. तो यहाँ पे हमें एक चीज नोट करी कि जो उसका कलीग था उसने डायरेक्टली उसके जो इमीडिएट सुपीरियर था, कलीग ने जो डायरेक्ट सुपीरियर था अरुण का, उनको टेक्स्ट मैसेज भेजा। सो हमें एक चीज यहाँ पे ये गिवन है। फिर वो बोलते हैं मिस्टर नरेन in turn sent a text message to the employees of the organization requesting them to donate blood for Arun.
तो मिस्टर नरेन जो सुपीरियर थे उन्होंने डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करा। तो हमें यहाँ पे एक और चीज पता चली कि मिस्टर नरेन ने डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेज सेंड करा सारे एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को टू डोनेट ब्लड। फिर वो कहते हैं When the journal manager came to know about it, he ordered for fumigation in the company premises and cleanliness in the surroundings. तो हमें ये पता चला कि जो स्पेसिफिकली यहाँ पे एक वर्ड गिवन है दैट इज जर्नल मैनेजर। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जर्नल मैनेजर ने, जब जर्नल मैनेजर को ये न्यूज़ पता चली तो उन्होंने डायरेक्टली कंपनी में फ्यूमिगेशन और क्लीननेस करवाई। तो यहाँ पे हमें जर्नल मैनेजर स्पेसिफिकली गिवन है। तो हमारा क्वेश्चन कहता था कि फ्रॉम द अबव पैरा क्विट द लाइंस टू इंडिकेट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो पहली चीज जो हमने नोट डाउन करी थी वो थी कि कलीग जो था अरुण का, उसने डायरेक्टली उसके सुपरवाइजर को टेक्स्ट मैसेज सेंड करा उसकी हेल्थ के बारे में। तो कलीग ने सेंड करा और किसी ने नहीं करा तो ये इनफॉर्मल होगी, क्योंकि कलीग तो डायरेक्टली आता नहीं है सब अरुण के सुपीरियर के अंडर। तो ऐसे कैसे, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो उसका कलीग था उसने उसके डायरेक्ट सुपीरियर को इन्फॉर्म करा। तो हम अपनी आंसर शीट में लिखेंगे वन ऑफ हिज कलीग सेंड अ टेक्स्ट मैसेज अबाउट इट टू हिज इमीडिएट सुपीरियर मिस्टर नरेन। तो हमें यहाँ पे तो लिखेंगे सो द कम्युनिकेशन आइडेंटिफाइड हियर इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्टली गिवन है कि कलीग ने डायरेक्ट मैसेज सेंड करा अरुण के सुपीरियर को, अपने सुपीरियर को नहीं, अरुण के सुपीरियर को सेंड करा उसकी हेल्थ के बारे में। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। सेकेंडली हमने ये नोट डाउन करता है कि मिस्टर नरेन ने डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेज सेंड करा सारे एम्प्लॉयज को टू डोनेट ब्लड फॉर अरुण। तो ये भी एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हुई, क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर ने डायरेक्टली सभी एम्प्लॉयज को मैसेज सेंड करा, चाहे वो दूसरा डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो। तो ये एक इनडायरेक्ट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। तो हम ये भी लिखेंगे अपने एग्जाम शीट में दैट मिस्टर नरेन इन टर्न सेंट अ टेक्स्ट मैसेज टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्टिंग देम टू डोनेट ब्लड फॉर अरुण। सो द कम्युनिकेशन आइडेंटिफाइड इट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सेकेंडली हमने नोट करती कि जो जर्नल मैनेजर को जब ये पता चला तो जर्नल मैनेजर ने कंपनी में फ्यूमिगेशन और क्लीनिनेस करवाई। तो यहाँ पे हमें जर्नल मैनेजर क्लियरली गिवन है, यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज नहीं बोला। अगर एम्प्लॉयज बोला होता तो ये इनफॉर्मल हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज काम करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जर्नल मैनेजर गिवन है, तो ये जर्नल मैनेजर की ड्यूटी होती है कि वो फ्यूमिगेशन और क्लीनिनेस कराए ताकि सारे एम्प्लॉयज सेफ रहें। तो यह हम अपने एग्जाम में लिखेंगे व्हेन द जर्नल मैनेजर came to know about it, he ordered the fumigation in the company premises and cleanliness of the surroundings. So the communication identified here is formal communication, क्योंकि यहाँ पे जर्नल मैनेजर गिवन है। स्पेसिफिकली जर्नल मैनेजर की ड्यूटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखे। तो जर्नल मैनेजर ने कर, अगर एम्प्लॉयज गिवन होता तो ये इनफॉर्मल हो जाता, लेकिन यहाँ पे जर्नल मैनेजर गिवन है। सेकेंडली वो हमें बोलते हैं स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कोई भी दो फीचर्स यहाँ पे लिखने हैं अपने आंसर शीट में। तो सबसे पहले फीचर हम ये लिख सकते हैं कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है डज नॉट फॉलो फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंडली हम लिख सकते हैं कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है इट अराइजेस आउट ऑफ सोशल नीड, सोशल बिलोंगिंगनेस ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड हमें बोलते हैं आइडेंटिफाई टू वैल्यूज दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड टू द सोसाइटी इन द अबव केस। तो हमें दो वैल्यूज बतानी है जो सोसाइटी को कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि जो जर्नल मैनेजर ने था उन्होंने ऑर्डर करा है फ्यूमिगेशन और क्लीननेस सराउंडिंग में, क्योंकि वो कंसर्न थे अपने एम्प्लॉयज के बारे में, अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने कलीग्स के बारे में कि वो बीमार ना हो फ्यूचर में जाके। तो सबसे पहली वैल्यू ये पता चली कि दैट द कंपनी की केयर एंड कंसर्न टुवर्ड्स द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दैट केयर एंड कंसर्न अबाउट वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वैल्यू इन्होंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करी है, हम वो लिख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने फ्यूमिगेशन और क्लीनलीनेस करी तो वो सराउंडिंग्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं, क्योंकि उन्होंने क्लीनलीनेस करी ताकि कोई इन फ्यूचर बीमार ना हो, वहाँ पे कोई बैक्टीरियाज ना हो। तो हम ये लिख सकते हैं कि कंसर्न फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द एनवायरनमेंट।